पर बेहोश होने का नाटक करके बचकर निकल जाता है। वहीं कुछ गांव वाले वीरेंद्र से आश्रम के अंदर भक्ति आयोजन करने के लिए बोलते हैं। वीरेंद्र इस बात से खुश हो जाता है। दोपहर के वक्त गांव वाले जाकर आश्रम में तैयारी करने लगते हैं। अब सुनिए आगे। आश्रम में गांव वालों का मजमा लगा हुआ था। सभी गांव वाले वक्त से पहुंच गए थे और भक्ति आयोजन की तैयारी में जुट गए थे। वीरेंद्र खुश होकर सभी तैयारियों को देख रहा था। देखो वीरेंद्र, लंगड़ा आश्रम में फिर से रौनक हो गई। मैंने तुमसे कहा था ना कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है। शशि ने आश्रम की रौनक को देखते हुए वीरेंद्र से कहा। वीरेंद्र इस बात पर मुस्कुरा दिया और बोला, अब पता नहीं मैं सच में अच्छा हूं या फिर ऊपर वाले ने इन लोगों को पुण्य कमाने का मौका दिया है। लकड़ी, आटा, तेल, घी, सूजी, आलू, चीनी, मसाले सब कुछ आ गए भाइयों। अब खाना बनाना शुरू करना होगा। शाम तक भोग भी तैयार करना है। आंगन के कोने में आदमियों की एक टोली खाना बनाने का काम कर रही थी। दीदी, हमने आश्रम की सफाई कर दी है, अब सजावट का काम शुरू कर लें? तभी एक औरत ने आकर शशि से पूछा। बिल्कुल, चलो चलते हैं। तभी शशि उन लोगों के साथ सजावट करने के लिए चली गई। वीरेंद्र भैया, आप चलिए ना हमारे साथ, हम रंगोली बना रहे हैं। तभी कुछ छोटे छोटे बच्चों ने आकर वीरेंद्र को घेर लिया। वीरेंद्र हंसने लगा और बोला, अरे भाई, मुझे ये रंगोली मंगोली कहाँ बनानी आती है। नहीं भैया, आप चलिए ना, हम आपको सिखाएंगे। हमारे साथ आपको बहुत मजा आएगा। चलिए ना। तभी दो बच्चे वीरेंद्र का हाथ खींच खांच कर उसे अपने साथ ले गए। आश्रम में हर कोई इस वक्त काम में लगा हुआ था, जबकि शाम होने में ज्यादा देरी नहीं थी। इसीलिए हर कोई चाहता था कि सभी काम वक्त पर हो जाए। वहीं दूसरी तरफ आश्रम के गेट के बाहर से सर पर से शॉल ओढ़े हुए एक अनजान शख्स आश्रम के अंदर हो रही गतिविधि पर नजर रख रहा था। उसकी निगाहें हर एक शख्स पर थी। कौन क्या कर रहा है, कहां पर है, वो सब कुछ नोट कर रहा था। वो शख्स सिर्फ वहां पर 5-10 मिनट के लिए नहीं, बल्कि काफी देर तक खड़ा रहा। और मजे की बात यह थी कि आश्रम के अंदर मौजूद किसी भी इंसान ने उसको नहीं देखा। तब इस शख्स ने अपना फोन निकाला और वो गेट से थोड़ी दूरी पर जाकर बोलने लगा। हेलो जी सर। हाँ, मैंने सब कुछ देख लिया है, लोकेशन समझ गया हूं। आपने जैसा कहा था वैसा ही होगा। अब बस शाम होने का इंतजार है। इतना कहने के बाद उस आदमी ने कॉल कट कर दिया। वो कौन था, कहां से आया था और किसके लिए काम कर रहा था, इसकी जानकारी किसी के भी पास नहीं थी। शायद शाम को वो कुछ करने वाला था, लेकिन क्या? शाम के वक्त लंगड़ा आश्रम भक्ति जागरण के कार्यक्रम आयोजन के लिए पूरी तरह से तैयार था। आश्रम के आंगन में एक स्टेज लगा था, जिसको बड़े आकर्षक रूप से सजाया हुआ था। उस स्टेज पर शिव जी की एक बड़ी सी मूर्ति रखी हुई थी। शाम में अंधेरा होने की वजह से पूरे आंगन में छोटी छोटी लाइट्स की लड़ियां लगी हुई थी, जिससे माहौल और ही ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। बड़ी बड़ी थालियों में गेंदे और गुलाब के फूल रखे हुए थे। आंगन के कोने वाले हिस्सों में भक्तों के लिए भोग की तैयारी हो रही थी। रंगोलियों और फूलों की सजावट ने भक्ति आयोजन को और ज्यादा मनोरम बना दिया था। भक्तों के बैठने का इंतजाम भी हो चुका था। एक एक करके भक्तों ने आना शुरू कर दिया और वो सभी अपनी अपनी जगह लेने लगे। आयोजन शुरू करने के लिए वीरेंद्र एकदम रेडी था। हर रोज की तरह उसने अपने कपड़े सादे ही रखे थे, लेकिन कार्यक्रम का आयोजन होने की वजह से उसने अपनी दुशाला बदल ली थी। सन्यासी होने के बावजूद भी वीरेंद्र बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था। तभी वीरेंद्र ने स्टेज पर अपनी जगह ले ली। जहां पर वीरेंद्र बैठा था, वहां पर उसके लिए एक चौकी पर पाठ पढ़ाने के लिए कुछ धार्मिक लेख भी रखे हुए थे। पीछे खड़े लोगों से विनती है कि वो अपनी अपनी जगह जल्दी जल्दी ले लें, हम पाठ की शुरुआत करने वाले हैं। तभी वीरेंद्र ने वहीं पास में रखे हुए माइक को उठाया और सभी को निर्देश देने लगा। शांति से सभी गांव वालों के बैठ जाने के बाद वीरेंद्र ने पाठ पढ़ाना शुरू किया।
पाठ में लिखे इस वाक्य का अर्थ है, कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है, कर्म के फलों में कभी नहीं। इसलिए कर्म को फल के लिए मत करो। इसी बात पर कहो, भगवान महाकाल की जय। अभी तक आयोजन अच्छा चल रहा था। गांव वाले भी पूरी श्रद्धा के साथ उसमें भाग ले रहे थे। अब आप सभी लोग एक एक करके स्टेज के पास आए और भक्ति में श्रद्धा दिखाते हुए एक एक दिया यहाँ पर जलाए। तभी एक एक करके गांव वाले उठकर आए और जहां आरती की थाल रखी हुई थी उसके आसपास एक एक दिया जलाने लगे। थोड़ी ही देर में वहां पर लगभग 300 से 400 की संख्या के आसपास दिए लग गए। वीरेंद्र को तो 50 भक्तों की भी उम्मीद नहीं थी, लेकिन आज आश्रम के अंदर ये जमघट देखकर वीरेंद्र को बहुत अच्छा लग रहा था। वो बार बार आसमान की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। दिए जलाने की रस्म करने के बाद गांव वालों ने वापस अपनी अपनी जगह ले ली। उसके बाद वीरेंद्र ने कहा, अब आप सब लोग खड़े हो जाएं अपनी अपनी जगह पर, आरती का वक्त हो गया है। वीरेंद्र उन सबके सामने खड़ा होकर आरती का थाल अपने हाथ से घुमाने लगा। गांव वाले भी पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ भजन में अपना योगदान दे रहे थे। वीरेंद्र को भी इतने वक्त के बाद पूजा अर्चना करने में इतना बड़ा मजा आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे न जाने कितने सालों के बाद जाकर लंगड़ा आश्रम में ईश्वर की कृपा बरस रही हो। सब कुछ अच्छा चल रहा था। तभी अचानक एकदम से लाइट चली गई और आश्रम में दियों की रोशनी के अलावा घुप अंधेरा छा गया। अरे, ये लाइट कैसे चली गई? समझ ही नहीं आ रहा है, इतने टाइम के बाद गांव की लाइट गई है। मुझे तो लग रहा है गड़बड़ है कुछ, कहीं ट्रांसफार्मर तो नहीं फूक गया। अभी तो कुछ नहीं कह सकते, ये तो शहर वाले इलाके में ही जाकर पता चलेगा। हमारे गांव का कनेक्शन तो वहीं से है। गांव वालों में अफरा तफरी मच गई, लेकिन वीरेंद्र अभी भी शांत और श्रद्धा से भरा हुआ था। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो वापस किसी से पूछे, इसीलिए वो अपने आप ही आरती को पूरा करने लगा। अरे छोड़ो ना, अपने आप ही आ जाएगी लाइट थोड़ी देर में, हम क्यों वक्त बर्बाद कर रहे हैं? तभी गांव वालों के बीच में से एक आदमी ने कहा, आग आग। सब कुछ अच्छा चल रहा था कि तभी किसी के चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। सभी गांव वाले एकदम सतर्क हो गए। तभी उन्होंने पाया कि आश्रम के पास खड़ा हुआ एक आदमी चिल्ला रहा था और अपने सामने के एक पर्दे की ओर इशारा कर रहा था जिसने आग पकड़ ली थी। लोग ये देखकर एकदम शॉक्ड रह गए। वीरेंद्र को भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। पर्दे पर लगी आग धधक कर बढ़ रही थी और ये आसपास रखे हुए नीचे दिए में से आई थी। अरे, इस आग को बुझाओ कोई, वरना दिक्कत हो जाएगी, पूरा पूरा तिरपाल जल जाएगा, किसी आदमी ने चिल्लाकर कहा। ये सुनकर वीरेंद्र के होश उड़ गए और वो फौरन नीचे पानी लेने के लिए दौड़ा। कुछ गांव वाले भी फटाफट भागकर पानी की बाल्टियां भर के ला रहे थे, तो कुछ और लोग मोटे मोटे कंबल लाने लगे। जल्द ही पानी की बाल्टियां लेकर उस पर्दे के ऊपर डाली गईं, लेकिन तब भी आग नहीं बुझ रही थी। कुछ लोगों ने मोटे मोटे कंबल लाकर उस जलते हुए पर्दे पर डाल दिया और उससे फर्क पड़ने लगा। आग धीरे धीरे कम होने लगी, लेकिन वो पूरी तरीके से बुझी नहीं थी। अरे भागो यहां से, यहां खड़े खड़े क्या कर रहे हो? यहां रुकना बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। अचानक तभी भक्तों में से किसी ने चिल्लाया। ये सुनकर कुछ भक्तों की हालत खराब हो गई और वो फौरन अपने अपने बच्चों को लेकर वहां से निकलने लगे। वीरेंद्र ये सब देखकर एकदम हक्का बक्का रह गया। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं आ रहा था। पर कुछ गांव वालों ने थोड़ी मेहनत मशक्कत से लगभग 5 मिनट के अंदर आश्रम में लगी हुई आग पर काबू पा लिया और ऊपर वाले की कृपा से किसी की भी जान को हानि नहीं पहुंची। तभी वीरेंद्र ने एक राहत की सांस ली और वो इधर उधर देखने लगा। आग आग, बचाओ मुझे, कोई मेरी मदद करो। गांव वालों ने राहत की सांस ली ही थी कि अचानक तभी उन्हें एक नई आवाज सुनाई देने लगी। मेरा घर जल रहा है, कोई बचाओ मुझे। वही सेम आवाज उनको दोबारा आई। तभी गांव वाले हैरान होकर एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। अरे, ये आवाज कहां से आ रही है? आश्रम में लगी आग तो हमने बुझा दी, फिर अब ये कौन चिल्ला रहा है? गांव वाले एकदम से सकपकाए हुए थे। तभी वीरेंद्र ने गौर से सुना, बचाओ बचाओ, कोई है?
तभी उसे समझ में आ गया कि आवाज कहां से आ रही थी। ये आवाज आश्रम के अंदर से नहीं आ रही, ऐसा लग रहा है जैसे ये आवाज कहीं बाहर से आ रही है। इतना बोलते हुए वीरेंद्र गांव वालों की भीड़ को चीरता हुआ आश्रम के बाहर चला गया। बचाओ मुझे, कोई है यहाँ? वो आवाज लगातार आ रही थी और उस आवाज का पीछा करते हुए वीरेंद्र आश्रम से कुछ दूरी पर चला आया और उसने पाया कि एक घर की छत में आग लगी हुई थी। उस घर का सदस्य घर के बाहर खड़ा होकर चिल्ला रहा था। वो सदस्य एक लड़की थी जिसकी उम्र लगभग 25 से 30 साल के बीच में थी। वीरेंद्र तुरंत ही घबराते हुए उस लड़की के पास आया। मुझे मुझे बचा लीजिए, मेरे घर को बचा लीजिए, देखिए ना यहाँ आग लग गई है, उस लड़की ने विनती करते हुए कहा। वीरेंद्र अकेला ये घर नहीं बचा सकता था, इसलिए उसने भी आवाज लगाई। अनिल, शशि, दीदी, जल्दी सबको लेकर यहाँ आओ, यहाँ पर एक घर में आग लग गई है। उस घर की आग तेजी से बढ़ रही थी और बढ़ते बढ़ते वो अपने बगल वाले मकान तक भी पहुंचने लगी। तभी उस घर में रहने वाले लोग भी बाहर निकल आए और घबराकर वहीं वीरेंद्र के पास आकर खड़े हो गए। अगले 2 मिनट में ही अनिल और शशि ढेर सारे लोगों को अपने साथ लेकर आ गए और उन सब लोगों के हाथ में पानी की बाल्टियां थी। एक साथ वो लोग उस घर की आग बुझाने के लिए पानी डालने लगे, लेकिन आग की लपटें इतनी ज्यादा बड़ी थी कि पानी डालने से भी उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। जल्दी कोई आग बुझाने वालों को बुलाओ, उनके पास अलग अलग यंत्र होते हैं जिससे आग पर जल्दी काबू पा लिया जाएगा, किसी गांव वाले ने यह कहा। मैंने बहुत बार कोशिश करके देख लिया है, लेकिन उन लोगों से कांटेक्ट ही नहीं हो पा रहा, एक लड़की ने अपने फोन में दिखाते हुए कहा। वहां पर मौजूद सभी लोगों के चेहरे उतर गए। तभी उस घर की लड़की ने घबराते हुए कहा, मेरे मेरे दादाजी अंदर फंसे हुए हैं, वो बहुत ही ज्यादा बूढ़े हैं, खुद निकल कर नहीं आ सकते, क्या आप में से कोई उनको बाहर ला सकता है? उस लड़की की गुहार सुनकर वीरेंद्र के पसीने छूट गए, क्योंकि आग की लपटें अब इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थीं कि अब किसी के लिए भी अंदर जाना खतरे से खाली नहीं था। लेकिन वो मजबूर लड़की इस वक्त अपने दादाजी की जान के लिए वीरेंद्र से मदद मांग रही थी। मेरे मेरे दादाजी बहुत बूढ़े हैं, अगर अगर हमने उनकी मदद नहीं करी तो वो अंदर ही फंसे रह जाएंगे और मर जाएंगे, आप में से कोई तो होगा जो मेरे दादाजी को बचा पाएगा। वीरेंद्र की हालत पस्त होने लगी, क्योंकि उस लड़की के घर में आग की लपटें इतनी ज्यादा तेज थीं कि अगर कोई भी उसके अंदर जाने की कोशिश करता तो जलकर राख हो जाता। ऐसे में खुद की जान को दांव पर लगाना पड़ता। सन्यासी जी, अब हम क्या करेंगे? क्या क्या आप इस लड़की की कोई मदद कर सकते हैं? वीरेंद्र से एक गांव वाले ने पूछा। वीरेंद्र अपना दिमाग दौड़ा रहा था, लेकिन कुछ समझ नहीं पा रहा था। क्या वीरेंद्र उस लड़की के दादाजी को बचा पाएगा? कैसे आग लगी थी उस घर के अंदर? क्या ये आग बढ़कर और भी घरों तक पहुंचने वाली थी? वीरेंद्र और गांव वाले इस नई मुसीबत का सामना कैसे करेंगे? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। पिछले एपिसोड में आपने सुना कि लंगड़ा आश्रम में भक्ति आयोजन होता है, लेकिन तभी आश्रम के पर्दे में आग लग जाती है। वीरेंद्र और गांव वाले उस आग पर काबू तो पा लेते हैं, लेकिन तभी उन्हें एक औरत के चीखने की आवाज सुनाई देती है। आश्रम से कुछ ही दूरी पर एक घर में आग लग गई थी। अब सुनिए आगे। वीरेंद्र आज पहली बार इतनी मुश्किल घड़ी का सामना कर रहा था जहां दूसरों की जान खतरे में थी। आग की लपटें हर तरफ बढ़ रही थीं कि तभी उसके दिमाग में एक प्लान आया और उसने सभी गांव वालों को बताते हुए कहा, तुम सब एक काम करो, सब एक एक बाल्टी भरकर अपने हाथ में खड़े हो जाओ, जल्दी जल्दी करो, हमारे पास वक्त नहीं है ज्यादा। वीरेंद्र के कहने पर सभी गांव वाले एकदम दौड़ पड़े। पूरे इलाके में हल्ला गुल्ला मच गया था। अरे कोई कोई हमारे घर को भी बचा लो, हमारी बेटी की शादी है, अंदर सारा शादी का सामान रखा हुआ है, अगर आग को नहीं रोका तो वो पूरा सामान जलकर खाक हो जाएगा। तभी बगल के एक और मकान के अंदर से एक औरत भागती हुई आई और चिल्लाते हुए अपनी परेशानी सबको सुनाने लगी। मेरा घर, मेरा घर, मेरे बच्चे अंदर फंसे हुए हैं, कोई बचाओ, मदद करो। एक और घर के अंदर से मदद की गुहार सुनाई पड़ी। वीरेंद्र का सिर एकदम सक पका गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस मुश्किल घड़ी का सामना कैसे करे।
किस दिशा में जाए, किसके घर जाए और किसके घर वालों को पहले बचाए। तभी अनिल भागता हुआ वीरेंद्र के पास आया और बोला, वीरेंद्र क्या करना है? हम कैसे बचाएं सबको? यहाँ पर 2-3 घरों में शादी की तैयारी चल रही है। अगर वक्त पर आग नहीं रुकी तो इन लोगों के सारे सामान में आग लग जाएगी। इनकी खुशियों के बीच मातम का माहौल बन जाएगा। तभी वीरेंद्र ने फौरन कहा, लेकिन ये आग लगी कैसे? क्या किसी ने तुझे कुछ बताया? पता नहीं वीरेंद्र, कोई भी गांव वाला स्पष्ट रूप से बता नहीं रहा है कि आखिर हुआ क्या था और आग लगी कैसे। कोई कुछ कह रहा है तो कोई कुछ। कोई कह रहा है कि पूजा के वक्त अगरबत्ती की जलने की वजह से आग लग गई, तो कोई कह रहा है कि खाना बनाते वक्त गैस की वजह से आग लग गई। जितने मुंह उतनी बातों वाला हिसाब हो रहा है। अरे क्या हुआ इसे? संभालो इसे कोई। तभी गांव वाले एकदम चिल्ला पड़े। उनके बीच में से एक औरत निकल कर आई थी, जो कि बात करते करते बीच में ही बेहोश हो गई। वीरेंद्र दौड़ता हुआ अब उसके पास गया और बोला, अब इसे इसे क्या हो गया? कैसे बेहोश हो गई है? इस औरत के घर में आग लग गई और इसकी आंखों के सामने इसका सारा सामान जलने लगा। वो सभी सामान बहुत महंगा था। इसके और इसके पति ने तिनका तिनका जोड़कर वो सामान इकट्ठा किया था। अपना इतना नुकसान देखकर इससे सहा नहीं गया, इसलिए ये सदमे के मारे बेहोश हो गई। ये सुनकर वीरेंद्र एकदम हैरान हो गया। उठाओ इसे जल्दी आश्रम लेके आओ। अब कुछ गांव वाले सहारा देकर उस औरत को आश्रम की तरफ ले गए। आग बढ़ती ही चली जा रही है। गांव में इस वक्त 200 के करीब घर हैं। अगर इन 200 घरों तक फैल गई आग तो पूरा गांव खत्म हो जाएगा, सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। वीरेंद्र ने घबरा कर कहा, ऐसी घड़ी में हमें घबराना नहीं है, हमें हिम्मत से काम लेना होगा। मेरे पास भी एक प्लान है। वीरेंद्र की आंखों में जोश था और ऐसा लग रहा था कि वो काफी कुछ सोचकर आदेश दे रहा है। गांव वाले भी पूरी उम्मीद लगाकर वीरेंद्र की बात सुनने को तैयार हो जाते हैं। गांव में इस वक्त 4-5 घर जल रहे थे। आग की लपटें दूसरे घरों की तरफ भी बढ़ती चली जा रही थी। तभी वीरेंद्र ने सभी गांव वालों को आदेश देते हुए कहा, सब तैयार है? गांव वालों ने जवाब देते हुए कहा, हाँ, हम बिल्कुल तैयार हैं। इस वक्त गांव वालों ने उन घरों के आसपास घेरा बना रखा था। हर एक घर के बाहर कम से कम 20 से 25 गांव वाले खड़े हुए थे, जिनके हाथ में पानी से भरी हुई एक एक बाल्टी थी। मेरे 3 तक गिनती करने पर सभी पानी की बाल्टी लेकर आग के ऊपर डालेंगे, ठीक है? वीरेंद्र ने तेज चिल्लाकर कहा, 1, 2, 3। वीरेंद्र के 3 कहते ही गांव वालों ने पानी की बाल्टी लेकर आग के ऊपर डाल दी। वीरेंद्र पहले तो अपने इस प्लान को लेकर काफी घबरा रहा था, लेकिन जैसे ही उसने उसका इफेक्ट देखा तो वो एकदम शॉक्ड रह गया। इतने सारे लोगों के एक साथ पानी डालने की वजह से आग की लपटें थोड़ी कम हो गई थी। वीरेंद्र के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। मेरे मेरे दादाजी न जाने वो अंदर कैसे होंगे। कोई मेरे दादाजी को बचा लो, मैं उनके बिना बिल्कुल नहीं रह पाऊंगी। तभी वो लड़की दोबारा रोते रोते वीरेंद्र के सामने बोली। फिर वीरेंद्र ने उस जलते हुए घर की तरफ देखा। ज्यादा जल जाने की वजह से आग की लपटें उसके घर के बाहर से थोड़ी बहुत कम हो चुकी थी। इसीलिए वीरेंद्र ने फौरन अपनी दुशाला बाहर उतारी और उसके घर की तरफ दौड़ लगा दी। वीरेंद्र हीरो की तरह अंदर जाने ही वाला था कि तभी अनिल ने उसको एकदम आगे जाकर रोक लिया। वीरेंद्र, तू पागल हो गया क्या? क्या है ये? तू क्या कर रहा है? तू उस जलते हुए घर के अंदर जाएगा, तेरी जान को खतरा हो सकता है। वीरेंद्र एकदम चौंक गया और अनिल से बोला, अरे यार अनिल, अंदर एक इंसान फंसा हुआ है, हम उनको मरने कैसे दे सकते हैं? अच्छा, और तेरा क्या? दूसरों को बचाने के चक्कर में तू खुद को आग के अंदर डाल रहा है। तुझे अपने आश्रम की नहीं पड़ी है क्या? तुझे कुछ हो गया तो तेरे सपने का क्या होगा? तभी वीरेंद्र थमकर उस जलते हुए घर को देखने लगा। जलती हुई आग को देखकर एक साधारण इंसान की तरह उसको आग से डर नहीं लग रहा था। न जाने क्यों वीरेंद्र को इस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे कि वो आग की लपटें उसे अपनी ओर आकर्षित कर रही हों। पता नहीं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे ये आग की लपटें मुझे
अपनी तरफ बुला रही है, जैसे जैसे मेरे लिए कुछ है वहां पर। वीरेंद्र की बहकी बहकी बातें सुनकर अनिल एकदम शॉक्ड रह गया। वीरू, तू पागल हो गया है क्या? ये कैसी बातें कर रहा है? उस लड़की के दादाजी बूढ़े हैं, समझा तू? तू तू तो जवान है यार, तेरी पूरी जिंदगी तेरे सामने है। अनिल ने उसे हिलाते हुए कहा। ये सुनकर वीरेंद्र एकदम से होश में आया, लेकिन इस बार उसका जोश और भी ज्यादा बढ़ गया था। उसने अब अनिल को समझाया, नहीं अनिल, मैं वहां जाऊंगा और तू घबरा मत, मुझे कुछ नहीं होगा। मुझे खुद पर पूरा यकीन है कि मैं वहां से खुद भी सही सलामत लौट कर आऊंगा और इस लड़की के दादाजी को भी लेकर आऊंगा। अब मुझे जाने दे। वीरेंद्र ने अनिल को साइड किया और वो भागता हुआ उस घर के अंदर चला गया। ये लड़का शायद पागल हो गया है, पता नहीं कैसी हरकतें कर रहा है। हे भोलेनाथ, इसकी रक्षा करना। अचानक तभी वहां पर 2-3 बड़ी बड़ी गाड़ियां आ गई। सभी गांव वाले उन गाड़ियों को देखकर एकदम हैरान हो गए। तभी गाड़ियों के दरवाजे खुले और उनके अंदर से हमेशा की तरह किसी भी मुश्किल में मजे लेने वाले मुखिया जी और श्रवण आ गए। गांव के घरों में आग लगते हुए देखकर श्रवण की आंखें एकदम फटी की फटी रह गई और वो बोला, हे राम, ये सब क्या अनर्थ हो गया? ये तो बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। ऐसा लग रहा है कि जैसे स्वयं भगवान तुम सबसे नाराज हो गए हैं। तभी गांव वाले परेशान होकर इधर उधर देखने लगे। देखा तुम लोगों ने? देखा? इस वीरेंद्र के कर्मों का फल तुम सब भुगत रहे। मैंने तुम सबसे मना किया था कि इस वीरेंद्र के साथ मत रहो, लेकिन नहीं, तुम लोगों को कहां मानना था। इसलिए भुगतो अपने कर्मों का नतीजा। तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी और इसके आश्रम में होने वाले आयोजन में भाग लिया। इसी बात से नाराज होकर ऊपर वाले ने तुम सभी के घरों में आग लगा दी। तो ऊपर वाले ने तुम्हें तुम्हारे कर्मों के लिए सजा दी है। श्रवण की झूठी सच्ची बातें सुनकर गांव वालों की रूह कांपने लगी। उनमें से एक को सच में श्रवण की बात का यकीन आने लगा, तो कुछ हमेशा की तरह उसकी बात को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल रहे थे। आ गया फिर से बकवास करने के लिए ये, और वीरू को फिर से इन सबकी नजरों में बुरा बनाएगा। अनिल ने बड़बड़ाते हुए कहा। वहीं उसे चिंता हो रही थी वीरेंद्र की सलामती की, जो कुछ ही देर पहले उस जलते हुए घर के अंदर गया था और अभी तक बाहर नहीं आया था। ऐसा मत कहिए पुजारी जी, मेरे बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं। अभी तो हमारा परिवार सुरक्षित है, लेकिन अगर कल को हमारे साथ, बिल्कुल गलत होगा तुम्हारे साथ, क्योंकि तुमने भगवान को नाराज किया है। ये सुनकर उस औरत की हवा खराब हो गई और वो अपने हाथ जोड़ते हुए बोली, तो फिर हमें क्या करना चाहिए पुजारी जी, जो हम भगवान को फिर से खुश कर दें? आप मुझे बताइए। बताना क्या है? ये बात तो मैं तुम लोगों को 100 दफा बता चुका हूं कि लंगड़ा आश्रम का पीछा छोड़ दो और आश्रम की बजाय मंदिर में आओ। वहां पूजा करो, दान दक्षिणा दो और भगवान को खुश करो। इस बात पर औरत अपना सिर हिलाने लगी। वीरेंद्र के वहां न होने का श्रवण खूब फायदा उठा रहा था और झूठी सच्ची बातें करके गांव वालों को बहका रहा था। वहीं वीरेंद्र जलते हुए घर के अंदर घुस गया था। आग लगने की वजह से उस घर के खिड़की दरवाजे टूट टूट कर गिर रहे थे। पहाड़ी इलाका होने की वजह से वो घर लकड़ी का बना हुआ था, जिस वजह से वहां की लकड़ी ने काफी जल्दी आग पकड़ ली थी। वीरेंद्र पूरी सावधानी के साथ घर के अंदर बढ़ रहा था। उसके चारों तरफ आग की लपटें थी। कोई है यहाँ पर? अब लड़की के दादाजी, मैं आपको बचाने के लिए आया हूं। तभी वीरेंद्र ने पुकारते हुए कहा, लेकिन जवाब के तौर पर दादाजी ने कुछ नहीं कहा। वीरेंद्र के पसीने छूट रहे थे, फिर भी वो आगे बढ़ने लगा। लगता है वो इस कमरे में नहीं है। तभी वीरेंद्र वहां से निकलकर दूसरे कमरे की ओर जाने लगा। वो जिस रास्ते से होकर जा रहा था, वहां पर अब लकड़ी के टुकड़े जल जल कर गिर रहे थे, जिस वजह से वो रास्ता ब्लॉक हो गया था। ये रास्ता तो ब्लॉक हो गया, अब मैं कहां से निकलूं? वीरेंद्र ने घबराकर कहा। अचानक तभी जैसे ही वो मुड़ा तो उसने पाया कि आग वहां पर और ज्यादा बढ़ गई। वीरेंद्र थोड़ा छटपटाया,
लेकिन तभी वो गौर से उन आग की लपटों के अंदर देखने लगा। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो लपटें उसको अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही हों, उससे कुछ कहना चाह रही हों। वीरेंद्र अपनी जगह पर जमा का जमा रह गया। उसके चारों तरफ आग बढ़ती ही चली जा रही थी, लेकिन उसका शरीर एकदम सुन्न पड़ा हुआ था। वीरेंद्र को आग से कोई परेशानी नहीं हो रही थी, ना ही उसको आग की गर्माहट महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे वीरेंद्र का शरीर लोहे का था, जिसके ऊपर आग का कोई असर ही नहीं हो रहा था। वीरेंद्र लगातार आग की लपटों को घूरे चला जा रहा था और उसकी आंखों के डेलों में लपटें दिख रही थीं। अचानक तभी उसको आग की लपटों के अंदर एक दृश्य नजर आने लगा। बचाओ, बचाओ हमें! एक औरत मदद की गुहार लगाकर चिल्ला रही थी। उसने लहंगा पहना हुआ था, सिर पर दुपट्टा ओढ़ा हुआ था। उसका लहंगा बहुत भारी था देखने में। वो औरत किसी राजकुमारी जैसी लग रही थी। रानी माँ, रानी माँ घबराइए मत, हम आपको बचा लेंगे। तभी उस औरत के एक मुलाजिम ने कहा, नहीं, आप यहां से चले जाइए, हमें नहीं लगता कि अब हम बच पाएंगे। आप जाकर साहब को बचाओ, उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। उस औरत ने रोते रोते कहा और वो खुद आग की लपटों में झुलसने लगी। नहीं नहीं रानी माँ, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। लेकिन वो औरत झुलसती ही चली जा रही थी। उसकी दर्द भरी चीख वीरेंद्र के कानों में भरती चली जा रही थी और वो अकेला दंग होकर उस जलते हुए घर के अंदर एक ही जगह में बुत बनकर खड़ा हुआ था। कौन थी ये औरत और ये आग की चपेट में कैसे आ गई? वीरेंद्र को ये दृश्य क्यों नजर आ रहा था और बार बार वीरेंद्र को आग की लपटें अपनी ओर आकर्षित क्यों कर रही थी? क्या वीरेंद्र का आग से कोई पुराना नाता था? क्या आज वीरेंद्र इस आग से सही सलामत निकल पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। पिछले एपिसोड में आपने सुना कि गांव में आग फैलती ही चली जा रही थी। लोगों के घर बर्बाद हो रहे थे और सब वीरेंद्र से मदद मांगते हैं। वहीं वीरेंद्र की कई अलग तरकीब से भी आग पूरी तरीके से नहीं बुझती है। वीरेंद्र को आग से कुछ अट्रैक्शन हो रहा था और आग से बिना डरे एक जलते हुए घर में दादाजी को बचाने के लिए चला जाता है। पर अंदर आग की लपटों के अंदर उसे एक अजीब सा दृश्य नजर आता है। अब सुनिए आगे। वीरेंद्र अब भी एक ही जगह में बुत बनकर खड़ा हुआ था, जबकि उसके आसपास का सब कुछ जल के राख हो रहा था। वीरेंद्र अपने दृश्य में अब भी उस रानी जैसी औरत को देख रहा था। वो औरत एक कमरे के अंदर बंद थी, जिसके अंदर आग की लपटें चारों ओर फैली हुई थीं। इस औरत का रो रो कर बुरा हाल था। रोते रोते वो फर्श पर बैठ गई और अपने आंसू पोंछते हुए बोली, मेरी जिंदगी का अंत ऐसे ही लिखा था, अपने प्रेमी से अलग होकर, लेकिन मैं हर जन्म उनकी ही प्रेमिका बनूंगी। ये मेरा उनसे वादा है। इसके बाद वो औरत बेहोश हो जाती है और एकाएक वो दृश्य खत्म हो जाता है। वो दृश्य वीरेंद्र को झंझोर के रख देता है। वो 2-3 मिनट के लिए पूरी तरह से खो गया था, लेकिन अब उसे जैसे ही होश आता है, वो खुद को आग की लपटों के बीच में अकेले खड़ा हुआ पाता है। वो आग के बहुत करीब था और पूरी तरह से घिरा हुआ था। उसकी जगह पर अगर कोई साधारण इंसान होता तो डर के मारे अभी तक बेहोश भी हो चुका होता, या फिर आग की गर्माहट की वजह से उसकी तबीयत बिगड़ चुकी होती। लेकिन वीरेंद्र इस वक्त बिल्कुल ठीक खड़ा हुआ था। न तो उसकी तबीयत खराब हो रही थी और न ही उसको डर लग रहा था। ऐसे ऐसे कैसे हो सकता है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे मैंने ये सब कुछ पहले भी देख रखा है। वीरेंद्र को ये बात बहुत परेशान कर रही थी। हालांकि सबके लिए ये काम बहुत दिलेरी का था, लेकिन वीरेंद्र सक पकाया हुआ था।
क्योंकि ये बात नॉर्मल नहीं थी। कोई भी साधारण इंसान ऐसे आग के बीच में खड़ा होकर दृश्य नहीं देखेगा जैसे कि वीरेंद्र देख रहा था। बचाओ, बचाओ मुझे। अचानक तभी वीरेंद्र को बाजू वाले कमरे से मदद की आवाज सुनाई दी। लगता है ये रिया के दादाजी हैं। वीरेंद्र ने इतना कहा और वो फौरन उस कमरे की ओर दौड़ पड़ा। तभी उसने वहां पहुंचकर पाया कि रिया के दादाजी व्हील चेयर के ऊपर बैठे थे। वो एकदम असहाय और लाचार थे। दोनों पैरों से मजबूर होने की वजह से वो अपने पैरों पर खड़े नहीं हो सकते थे, इसलिए उनके पास बचने का कोई चारा नहीं था। वीरेंद्र ये सब देखकर एकदम घबरा गया। तभी उसने देखा कि उनके सामने एक लकड़ी का बड़ा सा खंबा था जो कि जल जल कर खराब हो चुका था और गिरने की कगार पर था। वो देखकर वीरेंद्र की आंखें बाहर आ गईं। नहीं, अगर ये लकड़ी का खंबा रिया के दादाजी के ऊपर गिर गया तो कोई है यहाँ पर? रिया बेटा, बचाओ मुझे। रिया के दादाजी चिल्ला रहे थे। अचानक तभी वो लकड़ी का टुकड़ा एकदम ढीला पड़ गया और रिया के दादाजी के ऊपर गिरने ही वाला था कि तभी वीरेंद्र वहां पर उनके सामने आ गया। वीरेंद्र ने अपने ताकतवर हाथों से उस खंबे को एकदम पकड़ लिया, जबकि वो खंबा इस वक्त आग की लपटों में जल रहा था। रिया के दादाजी की आंखें भी ये देखकर खुली की खुली रह गईं। वीरेंद्र ने वो लकड़ी का टुकड़ा उठाकर दूर फेंक दिया। ये सब देखकर रिया के दादाजी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। कौन कौन हो तुम बेटा? दादाजी वीरेंद्र को कोई बहुत ही महान हस्ती समझ रहे थे। तभी वीरेंद्र ने उनके सामने घुटनों पर बैठते हुए कहा, मैं आपको बचाने के लिए आया हूं। मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा दादाजी। ये सुनकर उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई, जैसे उन्होंने वीरेंद्र को पहचान लिया था। और फिर वो अचानक से वीरेंद्र के चेहरे पर हाथ फेरते हुए बोले, तुम्हारे अंदर बिल्कुल उस जैसी बात है जैसे उसने लोगों के लिए बहुत कुछ किया था, वैसे तुम भी बहुत कुछ करने वाले हो। यह सुनकर वीरेंद्र को अजीब लगा और कुछ खास समझ में भी नहीं आया। वो हैरानी से दादाजी की शक्ल देखने लगा। ये आप क्या बोल रहे हैं दादाजी? वीरेंद्र ने पूछा। तभी वो मुस्कुराते हुए बोले, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूं। तुम यहां पर एक खास मकसद से आए हो और तुम्हें अपने मकसद को पूरा करना होगा। तभी दादाजी ने वीरेंद्र का हाथ खींचकर अपने पास ले लिया और उसकी साफ सुथरी हथेलियों को देखते हुए कहा, ये देखो, आग की लपटों को पकड़ने के बाद भी तुम्हारे हाथ में खरोच तक नहीं आई है। क्या तुम्हें लगता है कि एक साधारण इंसान की पहचान है? उनकी बात सुनने के बाद वीरेंद्र ने भी अपने हाथों की तरफ देखा और उसे अब अपनी लाइफ का दूसरा शौक मिला। वीरेंद्र के हाथ वाकई में बिल्कुल ठीक थे। आग में जलता हुआ खंबा पकड़ने के बाद में भी उसे बिल्कुल चोट नहीं पहुंची थी। वीरेंद्र को यह झटका इतनी तेज लगा था कि वो फौरन अपनी जगह पर से खड़ा हो गया। ऐसे ऐसे कैसे हो सकता है? ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मेरे साथ कोई खेल खेल रहा है क्या? और वो ऐसा कहकर खड़ा हो गया। दादाजी उसकी शक्ल देखने लगे। वीरेंद्र को अब भी एहसास नहीं हुआ था कि वो अब भी आग की लपटों के इर्द गिर्द था, लेकिन उसे आग से बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। कौन हो तुम बेटा, और ये कैसी बातें कर रहे हो? दादाजी ने घबराकर वीरेंद्र से पूछा। तभी वीरेंद्र एकदम चौंक गया और बोला, अब अभी अभी आपने ही तो कहा था ना कि मैं किसी मकसद से पैदा हुआ हूं। तभी दादाजी का चेहरा अजीब सा बन गया और वो बोले, क्या? मैं ये सब क्यों कहूंगा बेटा, और तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? ऐसे वक्त में कोई ये सब बोलता है क्या? मेरी जान बचा लो बेटा, मैं ऐसे मरना नहीं चाहता। मुझे यहां से निकाल के ले जाओ। दादाजी की बात सुनते ही वीरेंद्र के होश उड़ गए। अरे लेकिन अभी अभी तो आपने कहा था ना कि मैं किसी मकसद से पैदा हुआ हूं और मुझे अपना मकसद पूरा करना है। अरे ऐसे वक्त में मैं तुमसे ये सब क्यों कहूंगा? मैं तो एक साधारण सा बूढ़ा इंसान हूं। मैं तो ढंग से लोगों और दुनिया के बारे में जानता तक नहीं हूं। वीरेंद्र को ऐसा लग रहा था जैसे
पिछले कुछ देर में हुई सारी घटना एक बड़ी साजिश है, क्या एक बड़ा सपना? लेकिन अब दादाजी की बात सुनकर उसके और ज्यादा होश उड़ गए। वीरेंद्र अपना सिर पकड़ने लगा। अचानक तभी उसके बगल वाला एक लंबा सा लकड़ी का टुकड़ा भी जलकर नीचे की ओर गिर गया और आखिरकार वीरेंद्र एकदम चौकन्ना हो गया और उसने तुरंत दादाजी की व्हीलचेयर को हटाते हुए कहा, अब चलिए दादाजी, हमें व्हीलचेयर के बिना ही इससे निकलना होगा। और फिर वीरेंद्र ने दादाजी को अपनी गोद में उठा लिया और कमरे के बाहर निकल गया। घर के बाहर दादाजी की पोती रिया का रो रोकर बुरा हाल था। मेरा इस दुनिया में मेरे दादाजी के अलावा कोई भी नहीं। बचपन में मेरे माँ बाप गुजर गए, तब से मैं सिर्फ अपने दादाजी के साथ ही रहती थी। आज इस अनहोनी ने मुझे उससे भी अलग कर दिया। अब मुझे ये जिंदगी अकेले ही झेलनी पड़ेगी। बाहर खड़ी हुई रिया पागल हो रही थी क्योंकि वीरेंद्र को अंदर गए हुए अब काफी समय हो चुका था। वहीं दूसरी तरफ अनिल का भी ओवरथिंक करके दिमाग खराब था। वो इधर से उधर टहलकर अपना सिर खुजा रहा था। क्या जरूरत थी इस वीरेंद्र को अंदर जाने की? हा? मैंने इसको मना किया था कि आग की लपटें बहुत तेज हैं, वो इस आग को नहीं झेल पाएगा। लेकिन नहीं, उससे तो बस सबकी मदद करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, अपनी जान के बारे में नहीं सोचना। वैसे भी वो आज कुछ ज्यादा ही हीरो बन रहा था। लेकिन पता नहीं अंदर क्या चल रहा होगा। पता नहीं वीरेंद्र को रिया के दादाजी मिले भी होंगे या नहीं। अनिल, क्या हो गया? तू इतना ज्यादा परेशान क्यों हो रहा है? अचानक से शशि ने आकर अनिल के कंधे पर हाथ रखा। कैसे ना हो परेशान दीदी, ये घर आग में जल रहा है और वीरेंद्र इसके अंदर है। और आप तो जानते हैं कि बचपन से आज तक अगर वीरेंद्र को एक छोटी सी खरोच तक आई है तो मुझे कितनी तकलीफ हुई है। तो उसको बिल्कुल भी परेशानी में नहीं देख सकता। और यहाँ पर तो अपनी जान पर खेलकर जलते हुई आग के अंदर गया है। यह सुनकर शशि भी घबरा गई। वो दोनों मिलकर वीरेंद्र की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करने लगे। तभी किसी ने आवाज लगाई, अरे वो देखो, आग के अंदर से हमारा हीरो चलता हुआ आ रहा है। अनिल और शशि ये सुनते ही एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। तभी उन्होंने रिया के घर की तरफ देखा और पाया कि जलती हुई आग की लपटों के बीच में से वीरेंद्र अपनी गोद में रिया के दादाजी को लेकर चलता हुआ आ रहा है। यह नजारा देखकर सिर्फ शशि और अनिल ही नहीं, बल्कि गांव के सभी लोग एकदम शॉक्ड रह गए। उनको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वो सब एक साथ रुककर वीरेंद्र को घूर रहे थे। अरे वाह, सच में हमारा हीरो आ गया। अब ऐसा एक और शख्स ने चिल्लाया। तभी सभी लोग ताली बजाकर वीरेंद्र का स्वागत करने लगे। वीरेंद्र, वीरेंद्र आ गया, अनिल ने खुश होकर कहा। जल्दी कोई बिस्तर या कुर्सी लेकर आओ। ये सुनते ही एक गांव वाला भागते हुए कुर्सी लेकर आ गया। वीरेंद्र ने दादाजी को उसके ऊपर बैठा दिया। दादाजी, दादाजी आप ठीक तो है ना? मुझे कितनी फिक्र हो रही थी। रिया भागकर आई और उसने अपने दादाजी को कसकर गले से लगा लिया। दादाजी मुस्कुराने लगे और बोले, अरे पागल लड़की, तू डर गई थी? हाँ दादाजी, मुझे लगा कि शायद आज मैं आपको खो दूंगी। तभी इस बात पर दादाजी हंसने लगे और बोले, हाँ, हाँ खोज तो सकती थी, लेकिन मैं भोलेनाथ के दरवाजे पर खटखटा कर आ गया और फिर ये हीरो भी तो मुझे बचाने के लिए आ गया था। रिया भी अब मुस्कुराकर वीरेंद्र की ओर देखने लगी। उसने वीरेंद्र को शुक्रिया कहा। वीरेंद्र शर्मा कर इधर उधर देखने लगा कि तभी अनिल भागता हुआ उसके पास आया और उसे अपनी तरफ करते हुए उसके शरीर की जांच करने लगा और बोला, वीरेंद्र, तब तू ठीक तो है ना? तुझे कुछ हुआ तो नहीं? तुझे कुछ चाहिए, कोई दवाई वगैरह? तुझे कहीं चोट तो नहीं लगी ना? वो परेशान हो रहा था। तभी वीरेंद्र ने हंसते हुए कहा, नहीं बाबा, मुझे किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। देखना मुझे, मैं बिल्कुल ठीक हूं। देख, मुझे कहीं भी चोट नहीं आई। वीरेंद्र ने खुश होकर कहा। तभी अनिल मुस्कुराने लगा और बोला, पागल लड़का, मेरी जान निकाल दी थी तूने। पर फिर जैसे ही अनिल को सच्चाई का एहसास हुआ, वो वीरेंद्र को एकदम हैरान होकर देखने लगा। वीरेंद्र, तू इतनी खतरनाक आग के अंदर गया था,
तूने दादाजी की जान भी बचाई। ऐसे में एक साधारण इंसान को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन तुझे कुछ भी नहीं हुआ। तू एकदम परफेक्ट है। न तो तू घबराया हुआ है और न ही तुझे पसीने निकल रहे हैं। ये कैसे पॉसिबल है? ये सुनकर वीरेंद्र एकदम हैरान हो गया, क्योंकि अंदर ही अंदर उसको पता था कि ये सब चीज कैसे पॉसिबल थी। अब उसने बात को पलटते हुए कहा, नहीं यार, तू कैसी बातें कर रहा है? देखना, मेरी भी कमर में बहुत दर्द हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई हथौड़ा मार रहा हो। वीरेंद्र कमर दर्द का नाटक करने लगा, तभी अनिल उसको लुक देते हुए बोला, पागल, इससे कमर दर्द का कोई रिलेशन नहीं है। मैं बाहरी चोटों की बात कर रहा हूं। वहीं दूसरी तरफ अकेले में दादाजी छोटे बच्चों की तरह एक्साइटेड होकर रिया को कहानी सुना रहे थे। रिया बेटा, तुम्हें पता है अंदर कितनी ज्यादा आग थी, और एक पॉइंट पर तो मेरे ऊपर लकड़ी का बड़ा सा टुकड़ा गिरने वाला था, लेकिन तभी वो लड़का आ गया, वीरेंद्र, और उसने बिल्कुल हीरो की तरह लकड़ी का टुकड़ा अपने हाथ में पकड़ लिया। वो जलता हुआ लकड़ी का टुकड़ा उसके हाथ में था, लेकिन तब भी उसे कुछ नहीं हुआ। न तो वो डरा और न ही घबराया। उसने वो लकड़ी का टुकड़ा लिया और दूर उठाकर फेंक दिया। तभी रिया हंसने लगी और अंदर ही अंदर बोली, दादाजी भी कितने ज्यादा भोले वाले हैं, कुछ भी कहानी बना रहे हैं। रिया को इस बात पर यकीन नहीं आ रहा था। वो मन में वीरेंद्र को एक साधारण इंसान की तरह ही देख रही थी, लेकिन आखिर इस साधारण सन्यासी के पीछे का राज क्या था? वीरेंद्र को आग से डर क्यों नहीं लग रहा था? क्या उसके पास आग से बचने की कोई अनोखी शक्ति थी? क्या ये शक्ति उसको नागराज ने दी थी? वीरेंद्र को वो दृश्य इतना जाना पहचाना सा क्यों लग रहा था? रिया के दादाजी ने वीरेंद्र के लिए कैसी भविष्यवाणी की थी, और भविष्यवाणी करने के बाद वो एकदम क्यों पलट गए थे? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। डियर लिसनर, अगला एपिसोड इस कहानी का आज का आखिरी फ्री एपिसोड होगा। कल वापस आने पर आपको मिलेंगे फ्री एपिसोड्स। कहानी को बिना रुकावट सुनने के लिए आप खरीद सकते हैं पॉकेट एफएम कॉइन्स। पिछले एपिसोड में आपने सुना कि वीरेंद्र को आग की लपटों के अंदर एक दृश्य दिखता है, और वो एक जलती हुई लकड़ी के टुकड़े को अपने हाथों से पकड़ लेता है, लेकिन लकड़ी को छूने पर भी उसका हाथ नहीं जलता। सामने बैठे दादाजी वीरेंद्र के इस रूप को देखकर कुछ अजीब सी भविष्यवाणी करते हैं, लेकिन बाद में उस बात से मुकर जाते हैं। अब सुनिए आगे। बोलना वीरेंद्र, तू अभी अभी आग की लपटों के बीच में से होकर आ रहा है, लेकिन तेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा है। तू बिल्कुल ठीक है। ऐसा कैसे मुमकिन है? अनिल ने हैरान होकर वीरेंद्र से पूछा। नहीं, मैं अनिल को पूरी घटना के बारे में नहीं बता सकता। अभी के लिए मुझे उससे ये बात छुपानी होगी। वीरेंद्र ने अपने मन में सोचा। अरे कुछ नहीं यार, तू छोड़ना ये सब, और मुझे पता कि बाकी घरों के अंदर अभी कौन कौन फंसा हुआ है। सन्यासी जी, मेरा घर वहां पर है, मेरे बच्चों को अंदर से निकाल लीजिए। तभी एक औरत परेशान होकर वीरेंद्र के पास आई। वीरेंद्र उस औरत के साथ उसके घर की तरफ चला गया। तभी अनिल ने अपने मन में सोचते हुए कहा, वीरेंद्र मुझसे कुछ ना कुछ तो छुपा रहा है, और ये सब पहली बार नहीं हुआ है। पहले कई बार वीरेंद्र ने मुझसे बातों को छुपाने की कोशिश की है। कुछ ही घंटों में गांव में लगी आग शांत पड़ गई थी। वक्त रहते फायर ब्रिगेड भी वहां पर आ गई, जिसने पूरे मामले को ठंडा कर दिया। खुशकिस्मती से किसी की भी जान को नुकसान नहीं पहुंचा, क्योंकि वक्त रहते वीरेंद्र ने गांव वालों के साथ मिलकर सबकी जान बचा ली थी। लेकिन जान के अलावा गांव वालों को नुकसान काफी हुआ था। हमारी सभी संपत्ति जलकर राख हो गई। अब हम पहले की तरह सामान कैसे जोड़ पाएंगे? एक औरत ने परेशान होकर कहा। ठीक कहा, मेरे घर में भी बेटी की शादी थी। हमने उसके लिए जेवरात और कपड़े लाकर रखे थे। आग लगने की वजह से वो सभी खराब हो गए। अब हम उसकी शादी की तैयारी कैसे कर पाएंगे? लड़के वालों से बात करके हमें उसकी शादी को आगे बढ़ाना पड़ेगा।
वीरेंद्र सबकी परेशानी को देखकर काफी उदास हो रहा था। तभी वीरेंद्र ने उन सबको समझाते हुए कहा, देखिए, आप लोग घबराइए मत। आग की वजह से आपके घर बार को बहुत नुकसान पहुंचा है, इसलिए हम इस बात की रिपोर्ट करवाएंगे और उससे यह भी पता चल जाएगा कि आग किस वजह से लगी थी। और फिर सरकार की तरफ से ऐसे लोगों को उचित मुआवजा मिलने की अर्जी भी लगाएंगे। वीरेंद्र की बात से गांव वालों के अंदर उम्मीद बन रही थी कि तभी बीच में श्रवण कूद पड़ा। अरे, इस बात की रिपोर्ट करवाने की क्या जरूरत है? इतनी सी बात की रिपोर्ट कौन करवाता है? आग लगनी थी तो लग गई, अब किसी भी वजह से लग गई होगी। वैसे भी दिए तो तुम्हारे आश्रम में जल रहे थे, क्या पता वीरेंद्र ये आग तुम्हारे आश्रम की दियों की वजह से लगी हो। ये सुनकर वीरेंद्र एकदम से चौंक गया और श्रवण को घुन्ना कर देखने लगा। ठीक है, आग जिस भी वजह से लगी हो, लेकिन मैं इस बात की रिपोर्ट जरूर करूंगा ताकि तफ्तीश होकर मामला सामने आए कि आखिर आग लगाने के पीछे हाथ किसका था। ऐसे बोलकर वीरेंद्र ने श्रवण को जैसे धमकी देने की कोशिश की थी। श्रवण एकदम झेप गया और इधर उधर देखने लगा। वीरेंद्र की बात पर सभी गांव वाले अपना सिर हिलाने लगे। तभी पीछे से अनिल आया और वीरेंद्र से बोला, चल वीरेंद्र, मैं भी अब निकलता हूं, घर पहुंचना है। तू भी आराम कर, आज बहुत लोगों की मदद करी है तूने, थक भी गया होगा। तभी वीरेंद्र ने अपना सिर हिला दिया और अनिल वहां से निकल गया। अब तक सभी गांव वाले भी वहां से जा चुके थे और वो इलाका अब सुनसान था। जाते जाते वीरेंद्र की नजर कुछ छोटे छोटे लकड़ी के टुकड़ों पर पड़ी, जिनके अंदर अभी भी हल्की सी आग सुलग रही थी। वीरेंद्र आश्रम की तरफ जाना चाहता था, लेकिन एक बार फिर से उस सुलगती हुई आग ने जैसे वीरेंद्र को अपने वश में कर लिया था। वीरेंद्र गुमसुम पड़ गया और बेसुध होकर उस हल्की सी सुलगती हुई आग की तरफ जाने लगा और एकदम फिर से जैसे किसी दूसरी दुनिया के दृश्य में खोने लगा। साहब को कहना कि मैं उनसे बहुत प्यार करती हूं और आखिरी दम तक उनसे प्यार करती रहूंगी। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में सही, लेकिन हमारी कहानी जरूर पूरी होगी। वीरेंद्र के कानों में एक औरत की आवाज आने लगी, मालकिन हमें माफ कर दीजिए, हम आपकी जान नहीं बचा पाए। किसी अनजान आदमी की ये आवाजें अब भी वीरेंद्र के कानों में गूंज रही थी, जबकि वो बेवजह आग के सामने खड़ा हुआ था। उसके आसपास इस वक्त कोई भी नहीं था। वो वहां पर अकेला था, लेकिन फिर भी एक अनजान और अजीब से शोर ने उसको घेर रखा था। सन्यासी जी। अचानक तभी पीछे से किसी की आवाज आई। वीरेंद्र एकदम से होश में आया और खुद को उस जगह में अकेला पाकर हैरान हो गया। वो पीछे की तरफ पलटा और अपने सामने रिया को देखकर हैरान हो गया। सन्यासी जी, आप अभी तक यहां पर हैं? मुझे लगा था कि आप आश्रम जा चुके होंगे। ये सुनकर वीरेंद्र एकदम झेप गया और बोला, हाँ, मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि मैं यहां पर क्या कर रहा हूं। मैं तो आश्रम की तरफ ही जा रहा था। पता नहीं क्या हुआ जो मैं यहां पर आकर खड़ा हो गया। वीरेंद्र की बहकी बहकी बातें सुनकर रिया मुस्कुराने लगी और बोली, कोई बात नहीं, होता है कभी कभी। आज आपने मदद भी करी है ना इतने सारे लोगों की, इसलिए शायद आप थक गए होंगे। आपको अच्छी नींद लेने की जरूरत है। वीरेंद्र ने इस बात पर धीरे से अपना सिर हिला दिया। वैसे मैं आपको थैंक यू बोलने के लिए आई थी। अचानक से इस बात पर वीरेंद्र ने हल्के से स्माइल कर दिया और रिया से आगे कुछ नहीं कहा। वैसे मैं आपसे बोलना चाहती थी कि आप घर में होंगे तो शायद दादाजी ने आपसे कुछ उल्टा सीधा बोल दिया होगा। वो दरअसल क्या है ना, अब उनकी आदत है कहानियां बनाने की। ये सुनकर वीरेंद्र एकदम चौंक गया और रिया की शक्ल देखने लगा। तभी उसको रिया के दादाजी की कही हुई वो बात याद आने लगी। तुम्हें एक मकसद से चुना गया है, तुम्हें अभी बहुत बड़े काम करने हैं, अधूरे कामों को भी पूरा करना है, ऐसा कहा था उसके दादाजी ने। वो क्या है ना, उनकी काफी उम्र हो गई है, इसलिए वो कुछ भी बोलते हैं। आपको पता है, जब वो घर से बाहर आए थे ना, तो मुझे बोल रहे थे कि आपने जलती हुई लकड़ी के टुकड़े को अपने हाथ से पकड़ लिया था। ये सुनकर वीरेंद्र दंग रह गया और रिया की शक्ल देखने लगा। मुझे इतनी तेज हंसी आई
मैं समझ गई थी कि दादाजी कहानी बना रहे हैं। ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है। आप जलती हुई लकड़ी के टुकड़े को कैसे पकड़ सकते हैं? और अगर आपने पकड़ा भी होता ना, तो आपके हाथ में घाव तो होने चाहिए थे, छाले होते। लेकिन आपके हाथ तो बिल्कुल ठीक है। सही कहा ना मैंने? तभी वीरेंद्र ने इस बात को ज्यादा न बढ़ाने की चाह में अपना सिर हिला दिया और कहा, हाँ ठीक कहा। अब मुझे चलना चाहिए, आश्रम में जाकर के आराम भी करना है। तभी रिया ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिला दिया। तभी जाते जाते वीरेंद्र को कुछ एहसास हुआ और वो पलटकर देखने लगा। उसने पाया कि वहां पर छोटी सी जलती हुई आग अब थी ही नहीं। उस जगह को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वहां पर कुछ हुआ ही ना हो। वीरेंद्र डिस्टर्ब्ड फील कर रहा था, इसीलिए वो लंबे लंबे कदम लेकर वहां से निकल गया। आश्रम बहुत ज्यादा फैला हुआ था, इसीलिए वीरेंद्र ने अपने कपड़े बदले और फटाफट सफाई करने में लग गया। अभी तो छोटी मोटी सफाई कर देता हूँ, बाकी कल के लिए जो काम बच जाएगा उसके लिए मुझे किसी से मदद लेनी पड़ेगी। देखता हूँ, किसी को बुला लूंगा हाथ लगवाने के लिए। फिर सफाई करने के बाद नहा धोकर वीरेंद्र अपने बिस्तर पर सोने के लिए चला गया। तभी सोने से पहले हमेशा की तरह वो अपने पूरे दिन में घटी हुई घटनाओं के बारे में सोचने लगा। हाँ, कितना लंबा दिन था आज का, खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। इतना सब कुछ हो गया आज, अच्छे से लेकर के बुरे तक। वैसे उस आग में जो कुछ भी हुआ, आखिर वो क्या था? कहीं वो मेरा कोई वहम तो नहीं था, या कहीं ये नागराज की दी हुई कोई शक्ति तो नहीं है जो बताए बिना ही मेरे अंदर आ गई हो? हाँ, शायद ऐसा ही कुछ हुआ होगा। जो भी हुआ था आग के अंदर, वो बहुत ही अजीब हुआ था। और मैं अगर अब किसी को इसके बारे में बताऊंगा तो न जाने मेरे बारे में वो क्या सोचेगा। हाँ, अब देखते हैं कल कौन सा नया पहाड़ टूटने वाला है। वैसे मैंने बीते कुछ दिनों में बहुत नेक काम किए हैं, तो मुझे नागराज से खूब पुण्य मिलेगा। और हो सकता है कि मुझसे ज्यादा खुश होकर वो मुझे कोई नई शक्ति भी दे दे। वीरेंद्र ये सब सोचते हुए कब गहरी नींद में सो गया उसे खुद पता नहीं चला। आधी रात का वक्त हो रहा था। ये समय बहुत ही खतरनाक होता है। माना जाता है कि ऐसे वक्त में कोई साधारण इंसान घर से बाहर नहीं निकलेगा, और अगर कोई नजर आया भी तो वो इंसान साधारण नहीं हो सकता। ये इलाका जंगल का इलाका तो नहीं कहलाया जा सकता, लेकिन हाँ, क्योंकि ये गांव से दूर एक सुनसान और बंजर इलाका है, तो इसको खतरनाक माना जा सकता है। और आज की रात अमावस्या की रात थी, एक ऐसी रात जिसका पूरे साल लोग इंतजार करते हैं। लेकिन जो लोग इस रात के लिए इंतजार करते हैं वो अच्छे नहीं होते। इस रात में कई सारी शैतानी और काली शक्तियां सक्रिय हो जाती हैं। इसलिए भोले भाले लोग ऐसी रातों में अपने घर की खिड़की दरवाजे बंद करके रहना ही पसंद करते हैं। ऐसे में एक बड़े से पीपल के पेड़ के नीचे एक औरत बैठी हुई थी। उसके बाल काले और लंबे थे। देखने में वो बहुत ही सुंदर थी, जैसे कहीं की हूर हो। लेकिन उसने अपनी खूबसूरती को छुपाने के लिए अपना चेहरा ढक रखा था। उसकी चमड़ी दूध जैसी सफेद थी। आधी रात में वो उस पेड़ के नीचे बैठकर किसी तरीके की पूजा कर रही थी। उसके हाथ में एक किताब थी और उस किताब के ऊपर उसका शीर्षक लिखा हुआ था, जादू और पौराणिक कथाएं। आजकल के जमाने में ऐसे लोग बहुत ही कम मिलते हैं जो इस तरीके की किताबों को पढ़कर उनसे कुछ न कुछ सीखते हों। उस लड़की ने अपने सामने हवन रखा था जिसके अंदर आग जल रही थी। वो उस किताब के अंदर से कुछ पढ़ रही थी और फिर पढ़ पढ़कर उस आग के अंदर कुछ राख जैसी चीज डाल रही थी। उसका पूजा करने का तरीका बहुत ही ज्यादा अजीब था, लेकिन उसे देखकर ही समझा जा सकता था कि वो शायद जादू सीखने की कोशिश कर रही थी। उसके मंत्र के साथ अब उसके हवन में जलती हुई आग से अजीब सा धुआं उठने लगा। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके पढ़े हुए मंत्र काम आ रहे हों। ये देखकर वो लड़की मुस्कुराने लगी। उस धुएं के अंदर एक शक्ति थी, सफेद रंग की। वो शक्ति जैसे ही उस हवन के अंदर से निकली, उस लड़की ने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। हाथ आगे बढ़ाने की वजह से वो शक्ति उसकी हथेली के अंदर समाने लगी।
ऐसा लग रहा था कि जैसे ये क्रिया करके वो लड़की अपने अंदर शक्तियों को उजागर कर रही हो। पर थोड़ी देर तक उन शक्तियों को अपने अंदर समाने के बाद उस लड़की ने वो करना बंद कर दिया। उसने अपना हाथ वापस अपने पैरों के पास रख लिया और उसकी आंखें अचानक हरे रंग की हो गई। उस लड़की ने वो जादू की किताब बंद कर दी और उसके कवर के ऊपर अपना हाथ फेरते हुए कहा, बहुत बड़े बड़े काम करने हैं अब मुझे। वक्त आ गया है जब मैं एक बार फिर से उसका वजूद खत्म कर दूंगी। पहले भी उसकी जिंदगी का अंत मैंने ही किया था और इस बार भी उसकी कहानी को खत्म मैं ही करूंगी। मैं कभी भी उन दोनों की कहानी को पूरा नहीं होने दूंगी। इतना कहने के बाद वो लड़की वहां से उठकर चली गई। कुछ देर पहले वहां पर किसी ने बैठकर जादू किया था, इस बात का अंदाजा किसी को भी कभी भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि उस लड़की ने वहां पर अपना कोई भी नामो निशान नहीं छोड़ा था। कौन थी ये लड़की और अमावस की रात में ये कौन सा जादू सीख रही थी? जादूगर बनने के बाद ये किसकी कहानी को अंत करने की बात कर रही थी? क्या इस लड़की का रिलेशन वीरेंद्र से था? क्या ये लड़की वीरेंद्र को जानती थी? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। डियर लिसनर, अब अगली ऑडियो सीरीज प्ले होगी। पूरे पाली गांव में एक खबर ने हलचल मचा कर रख दी थी। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि सदियों से गांव के जिस नियम को तोड़ने की किसी ने हिम्मत नहीं दिखाई थी, उसे एक बंजारन ने चुनौती दी थी। गांव की सभी महिलाएं चौपाल पर इकट्ठा हो गई थी। भागती हुई आई